हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की ये वीडियो है हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर राजन रिवीजन सीरीज़। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 46, विच आर द 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग डिस्क्राइब इन शॉर्ट। तो लैंग्वेज लर्निंग के 4 कौन से स्किल्स होते हैं वो हमें बताने हैं। तो कौन से स्किल्स होते हैं वो होते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। LSRW ये फॉर्मूला हमने पहले भी अपनी वीडियोस में कवर किया है। LSRW एक फॉर्मूला होता है हमारी लैंग्वेज लर्निंग का। तो फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग स्किल्स। Although listening and speaking are 2 different skills, yet grouped together because learning to understand a language facilitates speaking. जब आपको कोई लैंग्वेज समझ आएगी तभी आप वो लैंग्वेज बोल पाएंगे। Because starting speaking the language, sufficient practice in listening skill is essential. किसी भी लैंग्वेज को बोलने से पहले उसको आपको समझना आना चाहिए। Training in listening helps a learner to understand the characteristics of English sounds. अगर आप सुनेंगे तो आपको इंग्लिश साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं डिफरेंशिएट आराम से कर पाएंगे। He learns to distinguish such sounds which are similar to his mother tongue and also those which are not similar to his mother tongue. This means वो साउंड जो उसकी मदर टंग से मैच होते हैं और वो साउंड जो उसकी मदर टंग से मैच नहीं होते वो उनको डिस्टिंग्विश कर पाता है, डिफरेंशिएट कर पाता है। Now the second skill is development of speaking skills. तो development of speaking skill क्या है? Although listening and speaking go together, it is speaking which actually involves the learner in learning process. Learning के process में speaking ही उसको involve करके रखती है। While learning mother tongue, imitation makes it possible for the child to learn to speak. मदर टंग जब हम सीख रहे होते हैं बचपन में, बच्चों को जब हम बोल के सिखा रहे होते हैं तो हम एक्शंस के जरिए उनको समझाते हैं जिसकी वजह से उन्हें याद हो जाता है और वो बोलना सीख पाते हैं। इन केस ऑफ मदर टंग इट इज अनकॉन्शियस एंड अनइंटेंशनल इमिटेशन। जब वो मदर टंग के साथ काम कर रहे होते हैं तो वो अनकॉन्शियस होता है, अनइंटेंशन इमिटेशन होता है। हम जानबूझ के कोई एक्शन, कोई पर्पसली किसी चीज को नहीं कर रहे होते। बट व्हेन इट कम्स टू द सेकंड लैंग्वेज क्या होता है, हम अगर कुछ बोल रहे हैं और अपने एक्शन से उसको इमिटेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, एक्शन वाइज समझा रहे हैं, तो वो इसलिए सो दैट हमारे एक्शंस के जरिए वो चीज सामने वाले को या फिर हमें खुद को याद रहे। बट इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग इंटेंशनल इमिटेशन में इनेबल अ लर्नर टू स्पीक अ लैंग्वेज। नाउ द थर्ड वन इज डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स। आफ्टर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, द रीडिंग स्किल हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस in helping the learner to learn to read English. We should follow the same treatment meted out to him when he learns to read his mother tongue. जब वो अपनी मदर टंग को रीड करना सीख रहा था, मदर टंग को रीड करना दैट मीन्स उसको सुन के समझ में आ रही है चीज, वो बोल भी पा रहा है। नाउ थर्ड इज कि वो पढ़ भी पा रहा है जो लिखा हुआ है। सो जो प्रोसेस हमने उसको मदर टंग के टाइम पे अप्लाई किया वही प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। व्हाट इज दैट प्रोसेस? Before start reading in mother tongue, a child gets a thorough practice in speaking. That means मदर टंग को सीखने के लिए उसने क्या किया, पहले स्पीकिंग पे अपनी कमांड करी एंड देन स्विचिंग ओवर टू द रीडिंग स्किल। वही हम इंग्लिश के साथ करेंगे। फर्स्ट लिसनिंग स्किल्स, देन स्पीकिंग स्किल्स एंड देन रीडिंग स्किल्स। नाउ फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स। अमंग ऑल 4, राइटिंग स्किल इज डिफिकल्ट टास्क टू लर्न। Written words are the visual presentation of speech. लिखी हुई चीज दिखती है, वो विजुअल प्रेजेंटेशन होती है स्पीच की। आप कोई बात बोल रहे हो और कोई बात आप लिख के दे रहे हो किसी को, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। यहाँ पर वो 2 डिफरेंट बातें हो जाती हैं। अगर आप कुछ गलत लिख रहे हो तो वो परमानेंट है, लेकिन अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो आप उसको अमेंड कर सकते हो। दे आर यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन टू सर्व डिफरेंट पर्पस. Writing is specifically used where the receiver of communication is not available. In speech, a speaker can make use of various other devices such as gestures, intonation, facial expressions, etc. But in writing, only words are available. Therefore, a writer has to keep in mind various other aspects while giving expression to his thoughts. That simply means अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे जेस्चर्स हमारी बात को क्लियर कर देते हैं, लेकिन जब हम लिखने पे आते हैं
तो वहां पर हमें अपनी बात क्लियर कट पॉइंट टू पॉइंट लिखनी चाहिए, सो दैट जो रीडर है वो बात समझ जाए और उसको क्लियर हो जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। और इस चीज को क्लियर करने के लिए हम यूज करते हैं पंक्चुएशंस, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ अ गिवन वर्ड्स। आपको वो प्रोवाइडेड वर्ड जो होगा वो चेंज करना होगा, उसका वर्ब चेंज करना हो सकता है, उसका टेंस चेंज करना हो सकता है और उसको फिल करना है। ब्लैंक के साथ में भी गिवन हो सकता है और हो सकता है जंबल फॉर्म में कहीं सारे आंसर्स गिवन हो, आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा वर्ड कहां पर आएगा, राइट। नाउ द पैराग्राफ व्हिच इज गिवन इज अ माइजर हैड सम प्रॉपर्टी, ही सोल्ड सम एंड बॉट सम गोल्ड, ही पुट इट इन अ पिट, he used to go to see it daily. One of his neighbors saw it. He thought that there must be a piece of gold. One day he went there and took it out. When the miser did not find his gold, he began to weep. So यहाँ पे देखो सारे आंसर्स गिवन है, इसमें से सिलेक्ट करके आपको आंसर्स फिल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। To take understanding about the sentence, we have to know several definitions about them. हमें सेंटेंस के बारे में अगर जानना है तो उसकी definitions देख लेते हैं, और सेंटेंस के ऊपर एक वीडियो भी है हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। For a better understanding, you must see that. According to Herman Paul, the sentence is a linguistic expression of symbol denoting that the combination of several ideas or group of ideas has been affected in the mind of a speaker. कुछ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन या फिर कुछ आइडियाज का कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है हमारा एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, मतलब कोई लैंग्वेज का एक्सप्रेशन, कोई बात कही जा रही है। एंड सेकेंड डेफिनेशन इज बाय A.H. गार्डनर। ही राइट्स, उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है, उनकी बुक द थियोरी ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज में उन्होंने कही है, अ सेंटेंस इज अ वर्ड और अ सेट ऑफ वर्ड्स फॉलोड बाय अ पॉज एंड रिवीलिंग एन इंटेंजिबल पर्पस। एक सेंटेंस क्या होता है? वर्ड या फिर वर्ड का सेट जो कि किसी पॉज और कुछ बता रहा हो, कोई आपका थॉट एक्सप्रेस कर रहा हो, कोई पर्पस सर्व करता हो अगर वो सेंटेंस, तो वो एक प्रॉपर सेंटेंस माना जाता है। देयर आर बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, imperative sentence, operative sentence and exclamatory sentences. Next question, correct the following sentences. Everyone of the boy was intelligent. Now everyone of the boy will be turned into everyone of the boys. Neither Meera nor her friend have done the work. Neither Meera nor her friend has done the work, right? Have will be changed into has. Next question is transform the following sentences by changing the degree of comparison. तो क्वेश्चन और क्वेश्चन के आगे बताया गया होगा आपको कि किसमें आपको चेंज करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लता मंगेशकर इज द बेस्ट सिंगर इन इंडिया। इसको हमें पॉजिटिव में करना है। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। लता मंगेशकर इज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया, तो बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री में गिवन है और हमें चेंज करना है पॉजिटिव में। तो क्या हो जाएगा? नो अदर सिंगर इन इंडिया इज as good as, the good आएगा यहाँ पर, ओके। सो हो जाएगा नो अदर सिंगर इन इंडिया इज एज गुड एज लता मंगेशकर। सेकेंड वन इज रीता इज नॉट सो टॉल एज गीता। हमें करनी है कंपैरिजन, मतलब टॉल जो हमारा पॉजिटिव डिग्री था उसको अब कंपैरेटिव डिग्री, दैट इज टॉलर हमें यूज करना है। इसका मतलब गीता इज टॉलर देन रीता। ये हो गया हमारा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लान। तो लेसन प्लान के क्या एडवांटेजेस होते हैं? सी स्टूडेंट्स, पहले वाले क्वेश्चंस वो रिपीटेड क्वेश्चंस है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बट लेसन प्लान का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। सो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आ जाए। सो देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं। अ टीचर पुट्स इक्वल एम्फेसिस ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लान which reduces the possibility of over-emphasizing or ignoring a particular aspect of lesson. लेसन प्लान क्या करता है? इक्वल एम्फेसिस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है चीज़ों का। इस वाले टॉपिक को हमें इतना इंपॉर्टेंस देना है। उसमें क्या होता है? किसी टॉपिक को ज़्यादा और किसी टॉपिक को इग्नोर ही कर दिया, इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होती। सेकेंड वन इज द टीचर बिकम्स कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड सक्सेसफुल इन अचीविंग द एम। हम अगर किसी चीज़ को प्लानिंग के तहत करते हैं तो हम ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से खत्म हो जाएगी एंड वी अचीव आवर एम।
Third is being a pre-planned, the teacher does not need to rush and put burden on a student. Pre-planning से क्या हो जाता है, स्टूडेंट पे बर्डन नहीं पड़ता कि लास्ट मोमेंट्स में हम ज्यादा प्रेशर देने लगे सिलेबस कंप्लीट कराने को लेके, यहाँ पे टीचर पे ज्यादा प्रेशर आ जाए सिलेबस कंप्लीट कराने को लेके. Fourth is the teacher makes the use of correlation, comparison and integration which helps the students to have better understanding of subject matter. ज़्यादा टाइम होगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से उस चीज़ को हम समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट. फिफ्थ इज द टीचर कैन थिंक ऑफ एप्ट एंड एक्यूरेट मेथड्स, टेक्निक्स एंड टीचिंग एड्स बिफोर हैंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर. जो सब्जेक्ट मैटर है उसके अकॉर्डिंग टीचर अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा, जो उसको मेथड यूज करना है, टेक्निक यूज करनी, या फिर अगर कोई टीचिंग एड्स यूज करने हैं तो वो उस चीजों को पहले से प्लान कर लेगा. Next question is write the characteristics of a good lesson plan. So the characteristics of a good lesson plan are: a good lesson plan should be based on principles of teaching and theories of psychology. एक अच्छा लेसन प्लान प्रिंसिपल्स और टीचिंग पर बेस्ड होना चाहिए, थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल थ्योरीज पे बेस्ड होना चाहिए और टीचिंग के प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए वो होना चाहिए. A good lesson plan must follow a standardized format, और फॉर्मेट जो है उसका स्टैंडर्डाइज्ड यूज होना चाहिए. थर्ड इज a good lesson plan must give general and specific objectives separately. जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेपरेटली मेंशन होने चाहिए कि जनरल ऑब्जेक्टिव हमारा ये कवर हो रहा है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारा ये कवर हो रहा है इस लेसन प्लान में या फिर इस लेसन में. Fourth is questions to be asked from students should test the various mental abilities of students. That means जो हमारे questions हैं उनकी quantity और quality अच्छी होनी चाहिए. Fifth is a good lesson plan should adopt the appropriate method and techniques according to the subject matter and needs of the students and mental level of the students. Students का क्या mental level है, हमारा subject matter क्या है, students की ज़रूरत के हिसाब से हमें lesson plan करना चाहिए. Sixth is description of audio visual aids should be given in the lesson plan. अगर हम कोई audio visual aids यूज कर रहे हैं तो उसका description given होना चाहिए. Seventh is summary of lesson also be given in a good lesson plan. उसमें आप summary भी mention कर सकते हो तो summary भी होनी चाहिए. If you are not mentioning it is not necessary, but अगर आप lengthy lesson plan बना रहे हो तो आप उसको summary भी इसमें mention कर सकते हैं. Next is time should be justifiably distributed among the various steps of the lesson plan. टाइम डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूरेट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए. नेक्स्ट इज रिवीजन वर्क, एक्सरसाइज एंड होमवर्क शुड बी मेंशन. क्या रिवीजन वर्क रहेगा, क्या आप एक्सरसाइजेज रहेंगी और आप होमवर्क में क्या देने वाले हैं वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए. लेसन प्लान शुड बी रिटन फॉर्म. लेसन प्लान आपको रिटन में देना चाहिए. सब्जेक्ट, टाइम, क्लास, टॉपिक, ड्यूरेशन शुड बी मेंशन. तो सब कुछ मेंशन होना चाहिए, सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए, टाइम मेंशन होना चाहिए, क्लास मेंशन होना चाहिए, टॉपिक और उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा आपके एक लेक्चर का वो उसमें मेंशन होना चाहिए. लास्टली इज लेसन प्लान शुड बी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड. लास्टली बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दिस कि लेसन प्लान जो है आपका वो सिस्टमैटिक हो और ऑर्गेनाइज्ड हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग. तो scenery of Kashmir, the scenery of Kashmir is charming. Are charming is charming. Next is cattle are grazing in the field. तो cattle are grazing, cattle क्या है हमारा collective noun है but it is taken up as singular. तो cattles नहीं होगा, ये cattle होगा. केटल्स आर गेजिंग इन द फील्ड. तो केटल्स का क्या हो जाएगा, केटल, क्योंकि केटल का प्लूरल नहीं होता, केटल इज अ कलेक्टिव नाउन. तो यहाँ पे प्लूरल्स पे वर्क किया होगा, सीनरी, तो सिंगुलर एंड प्लूरल में गिवन है चीजें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स. होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी. लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. थैंक यू, गुड लक.